हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, आज ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं एंड इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उनको ऐसी कंपनी चाहिए जो मतलब कभी डूब ही नहीं सकती, या वो उसमें बेझिझक आराम से, या फिर आप कह सकते हैं उनका बिजनेस इतना दमदार है कि आप समझ ही सकते हैं कि इतना ज्यादा दमदार है कि उनके बिना तो स्टॉक मार्केट चलेगा ही नहीं। इतना दमदार बिजनेस है, मैं ये कहना चाहूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, पर उससे पहले जरूर ये कहना चाहूंगा कि वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। एंड मेरा एक क्लियर कट ये डिस्क्लेमर रहेगा कि ये किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये स्टॉक्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये स्टडी पर्पस के तौर पे आपको बताने जा रहा हूँ। हालांकि ये स्टॉक्स आपको पता भी होंगे, लेकिन आपने कभी इन स्टॉक्स के बारे में कभी गौर नहीं किया होगा कि आपको इनमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक्स आपकी आंखों के सामने है, लेकिन फिर भी आपको इनका पोटेंशियल आई थिंक आपको दिखाई नहीं देता होगा, क्योंकि आपने कभी डीप डाउन इनके बारे में सोचा ही नहीं होगा। हाँ, मैं गलत हो सकता हूँ, कई जो स्मार्ट लोग होंगे उनको ऑलरेडी ये चीजें पता होंगी, लेकिन फिर भी मेरा काम है आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करना एंड उन कंपनीज का पोटेंशियल भी बताना। और मुझे ये लगता है इन कंपनीज को कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि इन कंपनीज में अगर जरा सी भी कोई भी दिक्कत आई ना, तो खुद गवर्नमेंट, खुद से भी इन कंपनीज को बचाने के लिए आ जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की ये कंपनी है कि सीधा डायरेक्ट गवर्नमेंट को सामने आके जवाबदेही देनी पड़ जाएगी। ये इतनी बड़ी कंपनियां हैं, इनमें कुछ भी नहीं हो सकता है, और अगर होता है तो गवर्नमेंट होगी या सेबी होगी या और भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स होंगे, वो डायरेक्ट इसको बचाने के लिए तुरंत एकदम एक्शन लेंगे। तो ये इतनी बड़ी कंपनी है। तो आइए चलिए स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप जानते ही हैं कि हम जो ट्रेडिंग करते हैं, जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हमें जो मिलता है वो दो ही कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, या आप कह सकते हैं कि दो ही लीगल कंपनियां, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तो अभी तक शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं है, उसकी भी आईपीओ आने की तैयारी चल रही है, और जल्दी मुझे लगता है आने वाले 1 साल या 1.5 साल के अंदर आईपीओ एनएससी का भी आ जाएगा। लेकिन आपको शायद पता हो या ना हो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीएससी का शेयर ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, और ये काफी अच्छे तरीके से मार्केट में काम भी कर रहा है। मैं आपको दिखाई देता हूं बीएससी लिमिटेड शेयर, तो आप देख ही सकते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर की मैं बात कर रहा था यहाँ पे, और कंपनी जो है काफी शानदार परफॉर्मेंस दे रही है। 4700 रुपए का प्राइस है, एंड पिछले 1 साल की बात करें तो 117% के रिटर्न, 5 साल की बात करें तो 2600 से भी ज्यादा परसेंट के रिटर्न, एंड ऑल टाइम तो आप देख सकते हैं जब से लिस्ट हुई है 2017 से काफी धुआंधार परफॉर्मेंस इस कंपनी ने दिया है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, दो ही कंपनियां ड्यूओपोली एंजॉय करते हैं, एनएससी बीएससी, और कोई किसी और के पास ऑथराइजेशन है ही नहीं कि वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा सके। तो आप जब शेयर बाय करते होंगे, कभी आपने शायद ध्यान दिया होगा, तो आपको सिर्फ दो ही ऑप्शन दिखते हैं, या तो आप एनएससी के थ्रू बाय कर सकते हैं या आप पीएससी के थ्रू बाय कर सकते हैं। तो आप देख ही रहे होंगे कि ये इस तरह की कंपनी, क्योंकि ये दो कंपनियां ही ऑथोराइज हैं, इन कंपनियों को कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि सारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन्हीं के ऊपर है। सब जितने भी शेयर लिस्ट होते हैं और हम बाय करते हैं, सब इन्हीं के ऊपर होता है। तो इन कंपनियों को कुछ भी नहीं होने वाला, इन्हीं के थ्रू हम बाय सेल भी करते हैं। तो चलिए कंपनी के बारे में फिर भी थोड़ी बहुत चीजें पढ़ लेते हैं। बीएससी लिमिटेड इज द ओनर ऑफ द बीएससी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, द फर्स्ट एक्सचेंज इन एशिया, स्टैब्लिश इन 1875। तो आप देख सकते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कितना पुराना है, बहुत ही पुरानी कंपनी है। द कंपनी ऑपरेट्स इन लिस्टिंग, मार्केट एंड डेटा बिजनेस, इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट एक्टिविटीज, डेटा सेल्स एंड लाइसेंसिंग। दे ऑल्सो ऑफर आईटी सर्विसेज, इंडेक्स प्रोडक्ट लाइसेंसिंग एंड फाइनेंशियल ट्रेडिंग सर्विसेज। तो उसके बाद मार्केट शेयर वगैरह भी इस कंपनी का देख लेते हैं। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड रिपोर्टिंग मार्केट शेयर है 32% का, करेंसी डेरिवेटिव्स में मार्केट शेयर है लगभग 30% का, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में है मार्केट शेयर 30% का, एंड रिटेल ट्रेडिंग ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में मार्केट शेयर है लगभग 67% का। पैसा कहां कहां से आता है?
सिक्योरिटी सर्विसेज से 70%, सर्विसेज टू द कॉर्पोरेट से 24% एंड अदर से 5.8। इंडिया से 96% का बिजनेस है, 4% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है। एसेट ब्रेकअप सारा इंडिया में है। उसके बाद थोड़े बहुत की नंबर्स भी देख लेते हैं। 63,000 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक पी 70 का है, आरओसी 20 का है, आरओई 15 का है, इंडस्ट्री पी 60 का है। इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा ऊपर ट्रेड हो रहा है, थोड़ा सा महंगा है। उसके बाद इसके कॉम्पिटिटर आप देख ही सकते हैं, बीएससी, सीडीएसएल, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, कैम्स, केफिन टेक्नोलॉजी, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। जब एनएससी यहाँ पे आ जाएगा तो एनएससी का नाम भी आपको इसके कॉम्पिटिटर में दिखना शुरू हो जाएगा। ईयरली नंबर्स पे सीधा फोकस कर लेते हैं। 2013 से नंबर है हमारे पास 133 करोड़, 160, 177, 177, 265, 702, 199, 121, 142, 245, 206, 772, 800। तो आप देख ही सकते हैं कंपनी जो है कंसिस्टेंसी के साथ अपना प्रॉफिट ग्रो ही करते जा रही है। और जब तक इंडिया का शेयर मार्केट चलता रहेगा, ट्रेडिंग उसमें इन्वेस्टिंग आप लोग करते रहेंगे, जब तक आपको ये सब न्यूज वगैरह आती रहेंगी, तो समझ लीजिए जब तक ये कंपनी चलती ही जाएगी, इसके डूबने के चांस नेग्लिजिबल है, मतलब ना के बराबर है। हालांकि ये शेयर मार्केट है, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको पता ही है कि ये डायरेक्टली लिंक्ड है पूरे देश से। तो इस कंपनी में अगर कुछ भी दिक्कत आएगी तो सेबी, गवर्नमेंट सीधा डायरेक्ट सामने इसको बचाने के लिए आ जाएंगे। रिजर्व्स की बात भी करें तो 3,681 करोड़ के रिजर्व है कंपनी में। कर्जे की बात करें तो 0 रुपए का कर्जा है, क्योंकि इन कंपनीज को ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि कोई प्रोडक्ट बेच रही है, सर्विस बेच रही है। और एक बार सॉफ्टवेयर वगैरह बना दिया उसके बाद मस्त इनका मक्खन की तरह गाड़ी चलती रहती है, जब तक कोई मेजर ग्लिच नहीं आता या कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आती, जब तक इनको खर्चे की जरूरत ज्यादा पड़ती नहीं है। उसके बाद सीधा शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जंप कर लेते हैं। 13% एफआईएस के पास है, डीआईएस के पास 11% है, पब्लिक के पास 52% है, अदर्स के पास 23% की हिस्सेदारी है। तो आप देख ही सकते हैं वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो ये था हमारा पहला स्टॉक जिसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आ जाते हैं दूसरे स्टॉक्स के बारे में। और दूसरा स्टॉक भी ऑब्वियस सी बात है, सीडीएसएल वर्सेस एनएसडीएल। दो ही डिपॉजिटरी है। अब डिपॉजिटरी का मैं आपको एक मेन काम समझा देता हूं, और भी काम करते हैं ये लोग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो इनका मेन काम है, जब आप कभी भी कोई शेयर खरीदते होंगे ना, और ज्यादातर अगर डिस्काउंट ब्रोकर से खरीदते होंगे, जब आप कोई भी स्टॉक खरीदते होंगे ना, तो 1 से 2 दिन बाद जब वो आपके स्टॉक जो है आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होता है ना, उसकी एक ईमेल आता होगा आपके पास, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। वो ईमेल जो है ना, वो सीडीएसएल की तरफ से आता है, क्योंकि ये जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर है ना, ये ज्यादातर सीडीएसएल के साथ जुड़े हुए हैं। और सीडीएसएल जो है, क्योंकि मेरा खुद का अकाउंट जिस ब्रोकर के साथ है, वो एक डिस्काउंट ब्रोकर है, उनका टाइप जो है सीडीएसएल के साथ है। और जब भी मैं शेयर खरीदता हूँ, उसके 1 से 2 दिन बाद वो शेयर की जो है मेरे पास मेल आती है, वो सीडीएसएल के थ्रू आती है कि आपके अकाउंट में इतने स्टॉक्स जो है क्रेडिट हो चुके हैं, इतनी सिक्योरिटीज क्रेडिट होती है। तो इन सीडीएसएल का क्या काम है, जो भी आपको पता होगा कंप्यूटर के जमाने से पहले 1999 2000 के टाइम पे हमें शेयर्स के सर्टिफिकेट मिला करते थे, हमें फिजिकल सर्टिफिकेट्स। तो अब क्या होता है, हमें सर्टिफिकेट तो मिलते नहीं है, तो हमारी जो शेयर्स की कस्टडी होती है ना, वो सीडीएसएल के पास होती है। क्योंकि कई बार लोग ये पूछते हैं कि हमें कौन से ब्रोकर में अकाउंट खुलवाना चाहिए, अगर हमारा ब्रोकर भाग गया तो क्या होगा, हमारे तो सारे पैसे डूब जाएंगे। नहीं, आप कोई भी शेयर जब खरीदते हैं तो वो जो शेयर्स होते हैं ना, वो ब्रोकर के पास नहीं होते, वो सारे शेयर्स जो है सीडीएसएल के पास होते हैं या एनएसडीएल के पास। एनएसडीएल का भी आईपीओ आने वाला है कुछ टाइम में, हालांकि अभी डेट वगैरह कुछ फाइनल नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर एनएसडीएल का भी आईपीओ मार्केट में आ जाएगा। तो यहां पे भी अगर देखा जाए सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं, ओनली सीडीएसएल एंड एनएसडीएल, तीसरा कोई प्लेयर है ही नहीं। तो यहां पे भी प्योर डिओपोली है, बहुत ही शानदार कंपनी है सीडीएसएल भी, इसकी भी बात कर लेते हैं। द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड इज द लीडिंग security depository in India in the term of BO account and registered DPs. It ranks as the second largest depository by market share. Company's revenue sources include transaction charges, account maintenance charges, settlement charges, annual fees, corporate action charges, and e-voting charges. Established in 1999, the company aims to offer convenient, secure, and cost-effective depository service to make मार्केट पार्टिसिपेंट्स। उसके बाद चीजें देख लेते हैं थोड़ी बहुत। 76% का मार्केट शेयर है इनका
डिपॉजिटरी मार्केट शेयर एंड केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी में भी इनका मार्केट शेयर 65% का, बहुत ही धुआंधार परफॉर्मेंस है इस कंपनी का। प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप भी देख सकते हैं, ट्रांजेक्शन चार्जेस से 26%, एनुअल इश्यूअर चार्जेस से 26%, अदर्स से 19%, ऑनलाइन डेटा चार्जेस से 18%, आईपीओ कॉर्पोरेट एक्शन चार्जेस से 9-9.5% की कमाई होती है। उसके बाद सेगमेंट ब्रेकअप देख सकते हैं, डिपॉजिटरी एक्टिविटी से 77%, रिपोजिटरी से 0.3%, डेटा एंट्री एंड स्टोरेज से 22-23% के आसपास। लोकेशन वाइज ब्रेकअप आप देख सकते हैं, इंडिया से 100%, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप आप देख सकते हैं, डिपॉजिटरी से लगभग 78%, डेटा एंट्री एंड स्टोरेज से 23%। तो बहुत ही शानदार कंपनी है। इस कंपनी के नंबर्स वगैरह थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हाँ, थोड़ी सी अलग सी चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी सब्सिडरीज भी हैं। सीडीएसएल वेंचर्स लिमिटेड, फर्स्ट एंड द लार्ज, केवाईसी वाला पार्ट सॉरी मैं आपको बता दिया, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। सीडीएसएल इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड वर्क एज अ इंश्योरेंस रिपोजिटरी, इट हैज पार्टनरशिप विद द 35 लाइफ हेल्थ एंड जनरल इंश्योरेंस। तो ये एक और बिजनेस सेगमेंट है जो इनके इस कंपनी को मिल गया है। आपको शायद पता होगा कि 1-1.5 साल पहले गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था, आप जो भी कोई पॉलिसी करवाते हैं, चाहे वो व्हीकल पॉलिसी हो, लाइफ हो, या हेल्थ इंश्योरेंस हो, या जनरल इंश्योरेंस आप बाइक का करवाते हैं या कार का करवाते हैं, तो अभी क्या होता है, आपको जो है ना फिजिकल फॉर्म मिलता है। बेशक वो पीडीएफ वगैरह में मिलता है, लेकिन आप फॉर्म होता है। और अगर मान लीजिए आपके पास गाड़ी है, आपके पास हेल्थ है, आपके पास लाइफ है, तीनों चीजों के अलग अलग पीडीएफ फॉर्म होंगे। बेशक वो ऑनलाइन है, लेकिन वो पीडीएफ है और आपके पास एक तरह से फिजिकली है, वो मान के चलिए। लेकिन जैसे कि हमारे शेयर्स जो है ना, सारे के सारे शेयर्स हमें अगर देखने हो एक ही जगह पे, हम ब्रोकर के अकाउंट पे देख सकते हैं। अगर ब्रोकर के अकाउंट पे हमें नहीं देखना, तो मान लीजिए ब्रोकर आपका भाग गया, तो वही आपको जो है आपके सीडीएसएल का जो डीपी नंबर आपको मिलता है, वहां से भी आप सीडीएसएल में जाके लॉगिन करके भी देख सकते हैं। तो वही चीज गवर्नमेंट इंश्योरेंस में भी करने वाली है कि इंश्योरेंस में भी आप जितने भी इंश्योरेंस लेंगे अपने नाम पे, वो सारे इंश्योरेंस आपको एक ही जगह दिखने वाले हैं। उनको भी आपको कोई फिजिकल सर्टिफिकेट्स आपको नहीं मिलेंगे, वो भी अब कंप्यूटराइज गवर्नमेंट जो है आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाली है थ्रू इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी भी अब डीमेटरलाइजेशन फॉर्म में आपको सारी पॉलिसीज देने वाली है। कंपनी का मार्केट कैप 32,000 करोड़, स्टॉक पी 60 का है, आरओसी 40 का है, आरओई 31 का है। उसके बाद इसके कॉम्पिटिटर वही हैं जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूं। उसके बाद ईयरली नंबर्स देख लेते हैं 2013 से, 51, 50, 43, 91, 87, 104, 115, 107, 201, 312, 276, 420, 533। तो आप देख ही सकते हैं बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। रिजर्व की बात करें 1320 करोड़ के रिजर्व है सितंबर 2024 के हिसाब से। कर्जा 1 करोड़ का कर्जा नेग्लिजिबल है, आप इसको डेट फ्री ही मानिए। उसके बाद प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर्स, तो इसके प्रमोटर्स आपको दिखा दूं कौन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो उन्हीं की सब्सिडरी है। एफआईज 13%, डीआईज 21-21%, पब्लिक 49%। तो वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है इस कंपनी का भी। शानदार कंपनी है, मोनोपोली तो नहीं, डियोपोली कंपनी है, यानी कि इन दो एनएसडीएल सीडीएस, इन दोनों कंपनी के अलावा ये कोई बिजनेस और कोई कर ही नहीं सकता। और अगर करेगा भी तो पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा, उसके बाद ही, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट ये चीजें शुरू कर सकते हैं, नहीं, उनको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा इस चीज के लिए। तो आ जाते हैं हमारी तीसरी कंपनी। पहले इसका चार्ट पैटर्न मैं आपको दिखा दूं एक बार। तो आप देख सकते हैं 1500 रुपए का प्राइस है इस वक्त चल रहा है। 1 साल के रिटर्न की बात करें 70%, 5 साल की बात करें 1200-1300% के रिटर्न, एंड ऑल टाइम भी 1000% के रिटर्न है। कंपनी ने बहुत ही ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस किया। उसके बाद बात कर लेते हैं तीसरी कंपनी की। तो तीसरी कंपनी का नाम है के फिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कंपनी भी शेयर मार्केट से जुड़ी हुई है, शेयर मार्केट का ही धंधा ये भी करते हैं। तो पढ़ लेते हैं इस कंपनी के बारे में भी। KFin Technology Limited is a technology-driven financial service platform offering comprehensive solution to the capital market ecosystem in India. They provide services to the asset managers and corporate issuers across asset classes with a focus on transaction
origination and processing. They cater to mutual funds and private retirement schemes in Malaysia, Philippines and Hong Kong. तो इस कंपनी का बिजनेस जो है मलेशिया, फिलीपींस एंड हांगकांग में भी है. The company delivers essential services such as SaaS based transaction management, compliance solution, data analytics, digital services to the asset managers globally. कंपनी काम कैसे कैसे करती है? डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर सॉल्यूशन से 70%, इश्यूअर सॉल्यूशन से 15%, इंटरनेशनल अदर इन्वेस्टर सॉल्यूशन से 12%, इंडिया से 91% का बिजनेस है, यूएसए से 3.6% का है, अदर से 4.8 है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप भी आप देख सकते हैं, डोमेस्टिक से 85%, इश्यूअर सॉल्यूशन से 8-8.5%, अदर से 5%. एसेट ब्रेकअप इंडिया से 99, 100 ही समझ लीजिए. उसके बाद कंपनी का बाकी चीजें भी पढ़ लेते हैं. ये चीजें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इन्वेस्टर सॉल्यूशन, इश्यूअर सॉल्यूशन, ग्लोबल बिजनेस, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड का भी बिजनेस करती है. मार्केट लीडरशिप भी आप देख सकते हैं. लार्जेस्ट investor solution provider to the Indian mutual funds. The company has 33.5 equity mutual fund AUM market share versus the 28. तो मार्केट शेयर ये देखिए 28% से बढ़कर 33% पे हो गया. द कंपनी हैज एन ओवरऑल मार्केट शेयर ऑफ 46% का है. द कंपनी सर्विसेज 25 आउट ऑफ 46 AMCs इन इंडिया. 15.6 trillion AUM was serviced in the December 23. It also won 15 out of 24 new AMCs launched in India. तो आप देख ही सकते हैं कितने रिसेंट नंबर्स हैं इस कंपनी के भी. बहुत ही शानदार कंपनी है ये भी. उसके बाद नीचे नंबर्स वही कॉम्पिटिटर हैं इसके. तो इसका भी प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं. 2019 से अवेलेबल है. नेट प्रॉफिट 9 करोड़, फिर 5 करोड़, फिर घाटे में चलेगी 65 करोड़ की कंपनी, फिर 149, 196, 246, 299. तो शानदार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहाँ पे. रिजर्व की बात करें तो 1044 करोड़ के रिजर्व हैं. कर्जे की बात करें तो 47 करोड़ का कर्जा है. उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न पे देख लेते हैं. 33% की होल्डिंग जो है प्रमोटर्स के पास है, एफआईएस के पास 24% की है, डीआईएस के पास 20% है, पब्लिक के पास 21% है. तो वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है इस कंपनी का भी. और ये भी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली शेयर मार्केट से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उन्हीं से जुड़ी हुई ये भी कंपनी है. और कंपनी का स्टॉक प्राइस भी आप देख सकते हैं 1000 रुपए के आसपास चल रहा है. 6 महीने में 42%, 1 साल में 102%, 5 साल में 208% के रिटर्न है. मैक्सिमम 208 क्योंकि आई थिंक अभी रिसेंट लिस्टिंग है दिसंबर 2022. तो एक सेकंड, कहीं ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पहले से लिस्ट तो नहीं थी, ये भी चेक कर लेते हैं. हाँ तो ठीक है, दिसंबर 2022 में ही. तो यहाँ से चार्ट पैटर्न है इसका. तो काफी शानदार कंपनी है ये भी. तो आ जाते हैं हमारी चौथी कंपनी के बाद है जिसका नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड. बहुत ही शानदार कंपनी है ये. कंप्यूटर एज कैम्प्स इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन financial infrastructure and services provider for the mutual fund and the financial institutions. Their comprehensive portfolio includes services like transaction execution, dividend processing, record keeping, and compliance services. With over 2 decades of experience, the company plays a crucial role in developing and maintaining its client market perception. तो म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार मार्केट शेयर है इनका 68%. तो मैं आपको इस कंपनी का बेसिक काम बता देता हूं पहले, क्योंकि यहां से आपको शायद समझ में नहीं आया होगा. तो जो भी जैसे हम शेयर्स कोई बाय करते हैं ना, तो वो जैसे सीडीएसएल की कस्टडी में जाते हैं. तो वैसे ही क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए आपने, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूं, एचडीएफसी का आपने कोई म्यूचुअल फंड लिया हुआ है. तो वो जो यूनिट्स आपको मिलते हैं ना, वो यूनिट्स जो मैनेज करती है, उसको ट्रांसफर करती है ना, वो करती है कैम्स. वो एचडीएफसी वो चीज नहीं करता. वो चीज करेगा उसका बैकएंड पे सीडीएस कैम्स. अगर आप कैम्स जिन म्यूचुअल फंड ने कैम्स से सर्विस ली हुई है, तो आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर से अगर कैम्स की वेबसाइट पे जाके भी लॉगिन करेंगे, तो आपको सारे म्यूचुअल फंड्स का डेटा कैम्स में भी देखने को मिल जाएगा. इवन वो अलग अलग एएमसी के म्यूचुअल फंड से क्यों ना. हाँ, शर्त एक ही है कि वो सारे म्यूचुअल फंड्स जो हैं कैम्स के साथ पार्टनरशिप में होने चाहिए, क्योंकि और भी प्लेयर्स हैं मार्केट में. केफिन टेक्नोलॉजी भी कैम्स का एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है. तो आपको ये देखना पड़ेगा. जहां तक मुझे पता है एचडीएफसी, एसबीआई एंड आईसीआईसीआई, कोटक, ये सारे ही कैम्स के कस्टमर हैं. तो अगर आप इन चारों के म्यूचुअल फंड्स भी आपके पास होंगे और आप ट्राई कर सकते हैं, आप लॉग इन करना कैम्स की वेबसाइट पे,
अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी से आप साइन अप करना, देन आप देखेंगे कि वहां पे आपको सारे म्यूचुअल फंड्स का डेटा एक ही जगह दिखने को मिल जाएगा। वो इसीलिए क्योंकि इनके पास ही जितने भी यूनिट्स होते हैं ये उन यूनिट्स को मैनेज करते हैं और ट्रांसफर भी आप लोगों तक यही लोग करते हैं। ठीक है, तो ये है काम है इनका। तो कैम्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, द कंपनी इज अ म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी, इट प्रोवाइड्स इन्वेस्टर सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी सर्विसेज। तो आप देख ही सकते हैं यही जो चीज मैंने आपको थोड़ी आसान भाषा में बताई। मार्केट कैप 21,000 करोड़ का है, स्टॉक पी 54 का है, इंडस्ट्री पी 60 का है, तो इंडस्ट्री पी से थोड़ी सस्ते में ट्रेड हो रही है। आरओसी 49 का है, आरओई 40 का है। उसके बाद कॉम्पिटिटर आप देख ही सकते हैं, सेम वही है। ईयरली नंबर्स 2013 से देख सकते हैं, 65 करोड़, 62, 70 करोड़, 81 करोड़, 108, 160, 112, 164, 219, 289, 275, 337, 400। तो आप देख ही सकते हैं बहुत ही धुआंधार परफॉर्मेंस कंपनी का। रिजर्व की बात करें 940 करोड़ के रिजर्व हैं, 80 करोड़ के लगभग का कर्जा है, तो बहुत ही कम कर्जा है, कोई ऐसा बहुत बड़ा कर्जा नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं, प्रमोटर 0 है, लेकिन एफआईएस के पास 56-57% की हिस्सेदारी, डीआईएस के पास 18-19% की हिस्सेदारी, पब्लिक के पास 24-24.5% की हिस्सेदारी। तो वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है इस कंपनी का भी। इस कंपनी का भी चार्ट पैटर्न वगैरह आपको दिखा देता हूं। कैम्स की बात कर लें तो 4500 रुपए का स्टॉक है, थोड़ा सा महंगा स्टॉक है। 6 महीने की बात करें 30%, 1 साल की बात करें 60%, 5 साल की बात करें 233%। हाल की लिस्टिंग है, ये भी नवंबर 2020 की लिस्टिंग है, अक्टूबर 2020 की लिस्टिंग है। तो ये चारों ही कंपनियां जो मैंने आपको बताई, ये ऐसी कंपनी है इनको कुछ होने वाला नहीं है। और ये मार्केट में जो आप बाय सेल या होल्ड या म्यूचुअल फंड बाय सेल या होल्ड करते हैं, ये कंपनियां जो है उन्हीं चीजों से जुड़ी हुई हैं। या कोई कंपनी आईपीओ लाती है, तो आपने देखा होगा, आप आईपीओ के लिए जब चेक करने जाते हैं तो कई बार वहां पे केफिन टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे जाके आपको चेक करना पड़ता है कि आईपीओ आपको लगा कि नहीं लगा। तो ये सारी सर्विसेज देती हैं ये कंपनियां। और मुझे लगता है कि अभी भी अगर आप देखा जाए तो कुल डीमेट अकाउंट बोला जा रहा है कि 12 से 13 करोड़ की डीमेट अकाउंट अभी भी इंडिया में ओपन है। तो आप देख ही सकते हैं कि इतने हजारों करोड़ों की जनता, लगभग 130-35 हजार, 120 130 35 की 100, सॉरी मैं फिर भूल गया, 130-35 करोड़ जनता है और डीमेट अकाउंट ओनली 12 करोड़ है। तो आप देख ही सकते हैं कि इन कंपनीज में कितना ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है इन कंपनीज में ग्रो करने के लिए। क्योंकि आप ओवरऑल जनता को देखेंगे और ओवरऑल डीमेट अकाउंट्स को देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा कम है। एटलीस्ट मेरे हिसाब से 40-50 करोड़ भी अगर डीमेट अकाउंट्स हो जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि इन कंपनियों का मार्केट शेयर कितना और कितना ज्यादा प्रॉफिट ये कंपनियां आने वाले भविष्य में कमाने वाली है। तो यही सब मेरे को आपको वीडियो में ये 3-4 स्टॉक्स ही बताने थे जो मैंने बता चुका हूं। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आई हो, तो उसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड मेरा ये क्लियर कट डिस्क्लेमर रहेगा कि ये किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड बिल्कुल भी नहीं था। मैंने आपको ये जो कंपनियां बताई हैं ओनली स्टडी पर्पस के लिए बताई हैं, तो प्लीज खुद की स्टडी जरूर करिएगा और इन कंपनीज पे ध्यान जरूर दीजिएगा। थोड़ा सा डीप डाउन खुद पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और सोचने की कोशिश भी कीजिएगा कि कितना पोटेंशियल इनमें बाकी है। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि 11-12 करोड़ ही हमारे पास अभी डीमेट अकाउंट है और 135 करोड़ की जनता है। तो आप लगा ही लीजिए कि कितना पोटेंशियल बाकी है, बहुत पोटेंशियल बाकी है अभी इनमें ग्रो होने के लिए। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।